तो सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं देवेंद्र कालखंडे जी का जो विचार है मेरे द्वारा व्यक्त करवाना चाह रहे हैं, तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं अपना विवरण दे देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर सुमित पाल है और मैं सिंजेंटा फाउंडेशन इंडिया, जो कि एक संस्थान है, पुणे में उसका हेडक्वार्टर्स है, लेकिन मैं दिल्ली ऑफिस का नेतृत्व करता हूँ, वहाँ से आया हूँ। सिंजेंटा फाउंडेशन इंडिया 2005 में स्थापित हुआ था और इसको बनाने के पीछे जो मेन उद्देश्य रहा है वो ये रहा है कि हम किस तरीके से किसानों की आय को बढ़ाएं, पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ाएं जिससे किसानों को मदद मिले, और साथ ही साथ अगर हम आपके बारे में बात करें, गन्ना किसानों के बारे में बात करें, तो गन्ने में जो कीट रोग उत्पन्न हो रहे हैं तो उसकी हम रोकथाम किस तरीके से करते हैं, उसके कौन से हम प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं, किस तरीके की तकनीक अपना सकते हैं रोकथाम के लिए, वो सारी चीजों पे हम काम कर रहे हैं। हमारा एक उद्देश्य और रहा है संस्थान के द्वारा, वो ये है कि हम कृषि उद्यमी भी तैयार करते हैं। आज के समय में हम करीब 27 लाख किसानों के साथ जुड़े हुए हैं पूरे भारतवर्ष में, और करीब 26,000 कृषि उद्यमी भी बना चुके हैं। अब कृषि उद्यमी बनाने का जो मुख्य उद्देश्य हमारा है वो ये है कि वो जिस भी ग्राम में कृषि उद्यमी बनाया जाएगा उसको प्रॉपर एक ट्रेनिंग दी जाती है, उसका प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसके अंतर्गत उसके अंदर वो सारी खूबियां आ जाती हैं जो वो किसानों की मदद में इस्तेमाल कर सकता है। वो आपका बीज से रिलेटेड, ठीक है ना, बीज के बारे में, खाद के बारे में, उर्वरक के बारे में, कीटनाशकों के बारे में, और साथ ही साथ आधुनिक तकनीक, चाहे वो पानी से रिलेटेड हो, चाहे वो कीट और उसकी बीमारियों से रिलेटेड हो, उसके बारे में वो सीधा अनुवाद करके जमीनी स्तर पे किसानों से जुड़ सकता है और बहुत सारा फायदा उनको पहुंचा सकता है। अब आगे हम बात करें तो जैसे गेहूं की अगर गन्ने की अगर हम बात करते हैं तो गन्ने में इस समय अगर वेस्टर्न यूपी की बात की जाए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो पानी की इतनी ज्यादा उपलब्धता है, तो पानी की कोई कमी नहीं है, तो पानी की समस्या भी नहीं है यहाँ पे। लेकिन पानी को अगर हम सही से रख रखाव नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं है कि पानी एक सतत बोल सकते हैं उसको कि आगे तक चलता ही रहेगा। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि धीरे धीरे हमारा जो भूजल है वो धीरे धीरे डाउन हो रहा है। उसके डाउन होने का जो कारण है वो ये है कि हम जो भी पानी निकाल रहे हैं, है ना, हमारे पास बिजली की जो उपलब्धता है हर समय रहती है, तो हम बिना सोचे समझे उसमें से भूजल को निकालते हैं मोटर के द्वारा, और धीरे धीरे वो कम हो रहा है। ठीक है, अब ये वाली समस्या अभी तो हमें नजर नहीं आएगी, लेकिन आने वाले समय में जैसे कि हम दूसरे राज्यों की बात करते हैं, महाराष्ट्र की बात करते हैं, महाराष्ट्र एक काफी कृषि प्रधान उन्नतिशील प्रदेश है। वहां पे भी पहले पानी की समस्या इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन अभी कुछ सालों से काफी बढ़ गई है, तो उसके पीछे भी यही रीजन रहा है। पंजाब की अगर बात करें, पंजाब देखो नदियों का देश है, 5 नदियों को मिला के पंजाब बना है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो वहां पे भूजल इस तरीके से नीचे गिर रहा है कि लोगों को सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में जल भी नहीं मिल पा रहा है। तो उसी चीज को अगर हम सोचे आगे के लिए 10 सालों में अगर हम बात करें, तो हमें भी अपना थोड़ा सिंचाई का ऐसा प्रबंधन करना चाहिए, कृषि का इस तरीके से प्रबंधन करना चाहिए कि हम पानी की बचत कर सके और साथ ही साथ पानी को समय पे इस्तेमाल कर सके, और साथ ही साथ अगर जो हम ज्यादा पानी लगा रहे हैं जिससे हमारा रेड रॉट जिसको हम बोलते हैं, लाल सड़न जो बोलते हैं, हो जाता है। अगर ज्यादा पानी गिरता है, अगर वर्षा ऋतु में ज्यादा पानी गिर जाता है, रुक जाता है, तो जो भी फंगस है हमारा, लाल फंगस जिसको हम बोलते हैं, वो अगर वहां पे रुक जाता है, उसके स्पोर्स होते हैं, वो धीरे धीरे पानी के द्वारा बाकी पूरी फसल में पहुंच जाते हैं। तो उन सारी चीजों को हमें देखना चाहिए, उन चीजों को समझना चाहिए, और साथ ही साथ हम ये भी कर सकते हैं कि रोकथाम के समय हम अगर जिस समय हम बीजारोपण कर रहे हैं शुगर केन का, हमारे ईख को जो लगा रहे हैं अब, तो उस समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी बीज हम लगाएं वो रोग मुक्त हो। रोग मुक्त होना बहुत जरूरी है बीज का, और साथ ही साथ जो भी हमें बताया गया है, प्रशिक्षण दिया गया है, चीजें बताई गई हैं, उसके हिसाब से ही बीजारोपण करें। ठीक है,
कुछ चीजों में हमें उपचार भी करना चाहिए पहले से पहले रोकथाम करने के लिए। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर हमें ट्राइकोडर्मा है जो कि एक फंगस रोधक है, अगर हम उसका बीज से उस ट्राइकोडर्मा का बीज का उपचार कर देते हैं तो हम देख पाते हैं कि हमारी फसल में लाल सड़न का होना बहुत कम हो जाता है। तो अगर इन सब चीजों का बिंदुओं को हम ध्यान में रखेंगे तो हम देख पाएंगे कि जो भी हमारी फसल तैयार हो रही है उसमें लाल सड़न कम आएगी। इसके अलावा अगर हम कीटनाशकों के उपयोग की बात करें तो बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, जैसे हम देख पा रहे हैं कि कीटनाशकों का ज्यादा उपयोग करने से मिट्टी की उर्वरकता भी खत्म होती जा रही है और साथ ही साथ जो हमारा पौधा है उसकी जो क्षमता होती है, जैसे हम अपने शरीर की बात करें, हमारा एक इम्यूनिटी होता है ना, रोग रोधक क्षमता होती है, वैसे पौधे की भी होती है। तो पौधे की रोग रोधक क्षमता भी खत्म होती जा रही है। तो हम उसके लिए कुछ नए नेचुरल तरीके इस्तेमाल करें, पहले से पहले देख लें कि कौन से कीट पतंगे आ रहे हैं, फ्लाई ट्रैप का इस्तेमाल करें, ठीक है। और साथ ही साथ जो हमारा फेरोमोन ट्रैप होता है पीले रंग का, उसका इस्तेमाल करें तो हमें मालूम चलेगा कि हमारे पास कौन कौन सा कीट अभी आने वाला है, क्योंकि वो पहले से ही उसमें चिपक जाएगा और हम जब उसको देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमें इन सब कीटों के रोकथाम की जरूरत है। तो वो सारी चीजें हम कर सकते हैं इसमें। साथ ही साथ जैसे अभी मेरे साथी बता रहे थे कि मिट्टी की उपज के बारे में, मिट्टी के उपज को किस तरीके से बढ़ाना चाहिए। देखिए, अगर एक हमारे संत हैं यहाँ पे जो मिट्टी के बारे में बहुत ज्यादा बात करते हैं, है ना, आपने नाम भी सुना होगा उनको, ठीक है, वो बाहर विदेश में रहते हैं। तो वो एक चीज बोलते हैं हमेशा, वो ये बोलते हैं कि अगर किसान की मिट्टी मजबूत है तो किसान मजबूत है। तो हमें अपनी मिट्टी को मजबूत रखना है और अगर हमारी मिट्टी मजबूत रहेगी तो हमारा किसान मजबूत रहेगा, किसान मजबूत रहेगा तो उसकी फसल मजबूत रहेगी, उसकी फसल मजबूत रहेगी तो बाकी के जो लोग और जुड़े हुए हैं किसानों से वो भी मजबूत रहेंगे, कुल मिला के हमारा देश मजबूत रहेगा। तो हमें इस तरीके से सोचना चाहिए और जितना हो सके अगर कोई भी हम अपनी फसल लगाने वाले हैं उससे पहले हमें उसका ऑर्गेनिक कार्बन देखना चाहिए, मिट्टी की जांच करानी चाहिए, उसमें क्या क्या कमियां हैं, उसके अंदर क्या क्या न्यूट्रिएंट की कमी है, माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इसके अलावा जो और माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो बहुत जरूरी है उनकी क्या कमी है। अगर वो हमारे पास पूरा विश्लेषण आ जाता है तो हम उसके बिना पे सोच पाते हैं, बना पाते हैं, उपाय दिख पाते हैं कि किस तरीके से हम अपना उर्वरक का इस्तेमाल करेंगे। तो उसके दो फायदे ये हो जाते हैं कि एक तो आपको अपनी मिट्टी की स्थिति पता चल जाती है और साथ ही साथ आपको उर्वरक कितना डालना है वो भी पता चल जाता है। उर्वरक का इस्तेमाल भी कम हो पाता है, नहीं तो हम बिना मतलब के ज्यादा उर्वरक डाल देते हैं। और जो इसके बाद हम बात करेंगे, अगर मिट्टी की हमने जांच कर ली, मिट्टी की जांच करने के बाद हमने अपना एक तैयार कर लिया कि हमें इतना इतना एप्लीकेशन करना है, उसमें इतनी इतनी चीजों को डालना है, फिर हम कुछ टाइम में देख पाएंगे कि हम उर्वरक तो बचा ही पा रहे हैं, साथ ही साथ हमारी फसल भी मजबूत है। फसल मजबूत क्यों है? क्योंकि हम उसमें बिना सोचे समझे, बिना नतीजे के जो पेस्टिसाइड है, कीटनाशक है, जो उर्वरक है, एक्स्ट्रा उर्वरक है, उसको भी कम कर पाते हैं। ठीक है, अभी इसमें जो एक मेन चीज है समझने वाली, वो हमें ये जानना चाहिए कि हमारा जो अभी जलवायु परिवर्तन हो रहा है, हम देख पा रहे हैं, अगर पिछले 10 साल पहले की अगर बात करें तो हमारे यहाँ वर्षा ऋतु का एक समय होता था, ठीक है, जून जुलाई या अगस्त के टाइम पे वो थोड़ा सा टाइम रहता था। लेकिन अभी हम क्या देख पा रहे हैं कि फरवरी में भी बारिश हो रही है, मार्च में भी हो रही है, अप्रैल में भी हो रही है। तो जलवायु परिवर्तन जो है वो क्यों हो रहा है उसको भी हमें थोड़ा समझना चाहिए। अब वो कृषि से कैसे जुड़ा हुआ है उसको भी हमें देखना चाहिए। तो हम जैसा देख पाते हैं ना, हम यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, तो यूरिया जो होता है उसके अंदर नाइट्रोजन होता है। अगर हम मिट्टी की जांच करने के बाद सही अनुपात में यूरिया को डालेंगे तो उसमें से अगर जो एक्स्ट्रा हमने यूरिया डाला है तो वो नाइट्रस ऑक्साइड की फॉर्म में ऊपर की तरफ निकलता है, गैस बन के निकलता है। तो गैस जब वहां से खेतों से निकल के ऊपर जाती है तो वो एक परत बना देती है, ठीक है। जब वो परत बन जाती है तो होता क्या है, जब सूर्य की किरणें ऊपर से आती हैं और जमीन से टकरा के जब वापस जाने वाली होती है
तो उस परत की वजह से वो वापस टकरा के नीचे आती है, तो जिसकी वजह से हमारा जो तापमान है उस जगह का वो बढ़ने लगता है, उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है, जिस वजह से हमारा क्लाइमेट चेंज जो है, जो पर्यावरण है वो बदलने लगता है, वहां का उसकी जलवायु बदलने लगती है। वो एकदम नहीं दिखेगा हमको, लेकिन उस समय के बाद 10 साल बाद 15 साल बाद उसका असर हमें, अभी जैसा हम देख पा रहे हैं कि कभी भी बारिश हो रही है, कभी भी ओले पड़ रहे हैं, कहीं पे जहां पे आज तक ओले नहीं पड़े, बर्फ नहीं गिरी, वहां वो चीजें हो रही हैं। तो वो सारी चीजें तो हम समझ सकते हैं कि अगर हम नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर जो है जिससे नाइट्रस ऑक्साइड निकलती है, उन चीजों का अगर सही अनुपात में इस्तेमाल करेंगे तो धीरे धीरे हम इस चीज को कम कर पाएंगे।